Hello everyone, this is Abhishek Singh and we are going to start with the revision summary of Mathematical Physics Lecture 3. इसके पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मैट्रिसेस देखा था और आज के लेक्चर में हम लोग डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे डिटेल में एंड आज प्रॉब्ली लास्ट लेक्चर है मैट्रिक्स पे और हम कंप्लीट करने वाले हैं मैट्रिक्स लेक्चर में. So let us begin with diagonalization or and similarity transformation. So our topic is diagonalization and similarity transformation. And similarity transformation. Transformation. सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दो मैट्रिक्स को सिमिलर कैसे हम एक मैट्रिक्स का सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं. एंड डायगोनलाइजेशन मतलब ये कि अगर मैं जो मैट्रिक्स सिमिलर फाइंड करने जा रहा हूँ तो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया है, तो उसे बोलते हैं डायगोनलाइजेशन. तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको शुरू करता हूँ. लेट अस सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है. ए एंड बी और अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन लिख सकता हूँ P इनवर्स AP इज इक्वल टू B. अगर ये मैं रिलेशन लिख सकता हूँ where P is an arbitrary matrix as of now, बट एक्चुअली P क्या होता है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. बट अगर मैं ऐसा रिलेशन लिख सकता हूँ A एंड B के बीच में, ये जो मैट्रिक्स A एंड B है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, A एंड B आर सिमिलर. ये सिमिलर हो जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं सिमिलर मैट्रिसेस. ओके, तो सिमिलर मैट्रिक्स का फायदा क्या है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए. तो मैं आपको सबसे पहले तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं कोई स्पेशल P चूज करता हूं सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू एनी डायगोनल मैट्रिक्स. अगर मैं A को डायगोनलाइज करना चाहता हूं मैं एक स्पेसिफिक P चूज करूंगा सो दैट जो RHS है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है, तो इसे बोलते हैं डायगोनलाइजेशन. जो पहला टर्म है ना वो रेफर कर रहा है इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 में नाम दे देता हूँ. तो ये सिमिलर मैट्रिसेस का बेनिफिट क्या होता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर दो मैट्रिसेस A एंड B सिमिलर है इसका मतलब इनमें क्या क्या चीजें सेम होंगी. इसका मतलब ये है कि इनमें इनकी आइगन वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है. अगर आइगन वैल्यूज सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनके ट्रेस भी सेम होंगे, एंड इसके अलावा इनका डिटरमिनेंट भी सेम होगा. तो इस तरीके से ये तीन चीजें एटलीस्ट मैं आपको बता दूं कि दो सिमिलर मैट्रिसेस के केस में हमेशा सेम होती है. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मुझे ये कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग रहा है तो मैं उसके सिमिलर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल भी हो सकता है उसके डायगोनल एलिमेंट को देख के डायरेक्ट बता सकता हूँ आइगन वैल्यूज क्या है एंड ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. सिमिलरली मैं उसका डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो कब हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं, व्हेन अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज. तो वो चीज देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज कब की जा सकती है. क्वेश्चन है व्हेन अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड. व्हेन अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड, तो कुछ कंडीशन होगी. हर हमेशा हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते हैं. कंडीशंस होती है कि हाँ ये रूल फॉलो कर रहा है तभी हम उसे डायगोनलाइज कर सकते हैं. तो वो रूल क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, a n क्रॉस n, इसे n बाय n भी बोलते हैं. अगर हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है n क्रॉस n और हमारे पास इसके n n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो A मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइज किया जा सकता है. कंडीशन क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर हमें मिल जाता है तो हम उसे डायगोनलाइज कर सकते हैं. So how a matrix can be diagonalized would be our next question. So next question है हमारे पास how a matrix can be diagonalized.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने उठता है, हाउ अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड। हाउ अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड। डायगोनलाइज कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं तो हमें पता चल गया, बट कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो डायगोनलाइज करने के लिए एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 2 एंड 1। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ -1, 3। ये इसकी दो आइगन वैल्यू आ चुकी है, इनके करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट कर दूंगा। तो लेट अस सपोज लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर बन रहा है x1 वो कुछ ऐसा आ जाता है। लेट अस से वो आ जाता है न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर 1,1 एंड सिमिलरली लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आ रहा है x2 मैं कह देता हूँ वो कुछ ऐसा आ जाता है 1,-1। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जो P मैट्रिक्स में कह रहा था वो P मैट्रिक्स मैं ऐसे चूज करता हूँ कि पहली बात तो मुझे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना होगा, इसका मतलब मुझे दो कॉलम्स चाहिए होंगे। तो ये जो x1 है उसे मैं पहला कॉलम बना दूं और जो x2 है मेरे पास उसे मैं सेकेंड कॉलम बना देता हूँ। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है इसे मैं P मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर मेरे पास P मैट्रिक्स है तो मैं P इनवर्स भी फाइंड कर सकता हूँ। इनवर्स फाइंड करना हम लोगों को आता है, 2 क्रॉस 2 के केस में तो और इजी हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने इसका इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। P एंड P इनवर्स हमारे पास निकल चुका है, तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिख देता हूँ। P इनवर्स AP is equal to some diagonal matrix which is similar to the matrix A। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो भी हम बता सकते हैं कि वो क्या होंगे। तो वो देख लेते हैं एक बार बहुत अच्छे से। कोई मान लीजिए आपने P इनवर्स जो कैलकुलेट किया है वो मैट्रिक्स रखा है, यहाँ आपके पास कोई जो A मैट्रिक्स आपका था वो आपने यहाँ रख दिया। सिमिलरली यहाँ आपने P मैट्रिक्स रख दिया और RHS में जो डायगोनल मैट्रिक्स B मिलेगा which is similar to A उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। नॉन डायगोनल तो जीरो होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है डायगोनल एलिमेंट ऐसे होंगे सच दैट जो P मैट्रिक्स क्या था, P मैट्रिक्स तो ऐसा था, इसमें जो पहला कॉलम है वो किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ आप -1 लिख दीजिए। जो दूसरा कॉलम है वो किस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग है, वो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ आप 3 रख दीजिए। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये सिमिलर होगा ए मैट्रिक्स के। अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है कि सिमिलर मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज सेम होते हैं, सिमिलर मैट्रिसेस की ट्रेस सेम होगी और उसके डायगोनल भी सेम होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो वो हम देख लेते हैं एक इसी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास है, दोबारा से आपको दिखा दूं कि ए मैट्रिक्स था 1 2 2 1। तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 1 2 एंड 2 1 1 2 2 1 एंड इसकी हमने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी। लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3। यही था ना, अगर मैंने ऑर्डर डिफरेंट कर दिया हो, नहीं ऑर्डर भी यही है। तो ये हमने दो इसके आइगन वैल्यूज फाइंड की थी। अब मैंने कहा कि जो डी मैट्रिक्स मुझे मिला है वो भी इसके सिमिलर है, -1 0 0 एंड 3। तो अभी आप देख सकते हैं जो ए मैट्रिक्स था उसका ट्रेस देखते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 1 + 1 which is 2 एंड सिमिलरली हमें पता है ट्रेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 + 3। ये भी अपने आप में 2 के इक्वल ही होता है, तो ट्रेस तो इक्वल आ गया।
अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप देखेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 विच इज माइनस 3। सिमिलरली आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स, हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, so -1 into 3 which is also -3। तो डिटरमिनेंट भी सेम है। और डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो -1 and 3 would be the eigen values of diagonal matrix D। आप देख सकते हैं कि -1 and 3 आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स के भी थे, तो हमने देख लिया कि ये तीनों चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ दूसरे मार्कर के पेन से। तो हमने देखा था मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, और हमने ये देखा था यहाँ पे कि जो हमारे पास P इनवर्स AP होता है ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं कुछ ऐसे, लेट्स से मैंने इसे अगेन ऐसे लिख दिया P इनवर्स AP इज इक्वल टू, अगर मैं लेफ्ट साइड P से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इस तरफ भी ऐसे ही करना होगा। ओके, सो ये जो P इंटू P इनवर्स है, ये जो P इंटू P इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। एंड बीच में आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा, वो ए ही होगा, ठीक है। एंड में आप लोग देखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ P इनवर्स, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, एक ही बात होनी चाहिए। ओके, तो कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड। तो हमने देखा अभी तक कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट करने पे आ जाता है P D P इनवर्स के इक्वल। तो अगर मैं ए स्क्वायर करता हूँ, लेट से मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया P D P इनवर्स। D और P में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऐसे ढंग से बना देता हूँ। अगेन ए स्क्वायर है तो ए को मुझे रिपीट करना होगा P D P इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ P D P इनवर्स P D P इनवर्स। ये अगेन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना मतलब हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने आइडेंटिटी डायरेक्टली ही हटा दिया है। और आप देख सकते हैं डी इंटू डी को मैं क्या डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स अगर है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, P D स्क्वायर P इनवर्स। सिमिलरली आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं a रेज़ टू पावर n जो होगा वो P D रेज़ टू पावर n P इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो ऑपरेशन A के साथ करेंगे वो एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन D के साथ हो जाएगा। बट D के साथ ऑपरेशन का मतलब होता है D के इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ भी ऑपरेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने A मैट्रिक्स P मैट्रिक्स ऐसे लिखा है और D कोई डायगोनल मैट्रिक्स था जनरलाइज्ड, इसका पहला एलिमेंट D1 था, दूसरा एलिमेंट D2 एंड सिमिलरली लास्ट एलिमेंट Dn होगा, n क्रॉस n के लिए, यहाँ पे P इनवर्स था। तो मैंने D रेज़ टू पावर n किया है क्योंकि यहाँ पे A रेज़ टू पावर n था, तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे उनकी भी पावर में n चढ़ता जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो चीज आप ए के साथ करेंगे, जो भी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन डी डायगोनल मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पे इतना टाइम दिया कि आप लोगों को ये पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल लेके और अच्छे से इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल में ए को चढ़ा देते हैं
तो क्या हो जाएगा, P एज इट इज रहेगा। D के एलिमेंट्स के साथ क्या होगा आप ही बताइए। D के एलिमेंट्स भी एक्सपोनेंशियल में चले जाएंगे, e raised to power d2 and so on e raised to power dn। ओके, तो आप जो करेंगे, आप जैसा करेंगे A के साथ, वैसा ही D के एलिमेंट्स के साथ भी होता चला जाएगा। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हम एक एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारा टाइम बचे, बिकॉज समझना हमारा यहाँ पे मोटिव है। तो समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स वही लिया जो मैं स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ 1 2 2 1, इसके करस्पॉन्डिंग पी मैट्रिक्स आपको पता ही है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग पी इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी क्या था, मैं एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए लिख देता हूँ। पी हमारे पास था 1 1 1 एंड -1, ठीक है। तो पी हमारे पास ये है। करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा था ए के करस्पॉन्डिंग ए के सिमिलर, वो ऐसा कुछ हो रहा था, -1 0 0 एंड 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया विच इज सिमिलर टू ए मैट्रिक्स। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू पी, डायगोनल की जगह मैं लिख दूंगा -1 0 0 एंड 3 एंड यहाँ मैं लिख दूंगा पी इनवर्स। तो अगर मुझे e रेज़ टू पावर a फाइंड करना है, लेट्स से आपको क्वेश्चन में ही बोला है e रेज़ टू पावर a फाइंड करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन ऐसे जस्ट TIFR लेवल पे पूछे जा सकते हैं, कई बार जैम में भी हो सकता है पूछ ले, तो ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। e रेज़ टू पावर n, मैंने आपको ये सिखाया कि जो आप a के साथ करेंगे वो सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ भी हो जाएगा। e रेज़ टू पावर -1 0 0 एंड 3। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है e रेज़ टू पावर a, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी e रेज़ टू पावर -1 एंड e रेज़ टू, ओके मैं e लिखना भूल गया था, e रेज़ टू पावर 3 एंड e रेज़ टू पावर 3, ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। एंड इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, e रेज़ टू पावर -1 प्लस e रेज़ टू पावर 3। इसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेटरमिनेंट के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा ई स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है डेटरमिनेंट एंड ये आपके पास आ गया है ट्रेस। तो अब आप ट्रेस, डेटरमिनेंट एंड आइगन वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये आइगन वैल्यूज पता होना चाहिए, तो आप डी मैट्रिक्स बता सकते हैं। आपको P एंड P इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपसे आइगन वैल्यू या फिर डेटरमिनेंट या ट्रेस पूछा है e रेज़ टू पावर a का। बट आपसे अगर ये मैट्रिक्स ही पूछ ले e रेज़ टू पावर a, तब आपको P कैलकुलेट करना होगा, P इनवर्स उससे निकालना होगा और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा सो दैट आप निकाल सके इसके बाद e रेज़ टू पावर a। एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होगा आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आई गेस आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये TIFR 2018 का क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना है। यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कम टाइम में ज्यादा अच्छे से चीजें कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स M इज गिवन बाय, मैट्रिक्स दे दिया आपको, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसमें आयोटा की टर्म्स भी आ रही है। आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ m, तो आप इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर p मैट्रिक्स बनाएंगे, p इनवर्स बनाएंगे एंड फाइनली एक्सपोनेंशियल m फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इतना लेंथी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्या ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ट्रिक कुछ ये है कि आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ m, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये जो m मैट्रिक्स है उसमें मैं लिख दूंगा P D P इनवर्स, ऐसे मैं लिख सकता हूं।
तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ m करने जा रहा हूँ, अगर मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ m करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं p d के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे, दो ही एलिमेंट होंगे, लेट्स से e raised to power d1 0 0 e raised to power d2, ये दो ही एलिमेंट इसके पास होंगे और यहाँ आप लास्ट में लिख देंगे p इनवर्स। इस मैट्रिक्स का आपको डेटरमिनेंट फाइंड करना है और डेटरमिनेंट आपको पता है कि आप अगर e raised to power m का फाइंड करें या फिर इस मैट्रिक्स का फाइंड करें, दोनों एक ही बात है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट मतलब ये जो आइगन वैल्यूज है उसके, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे डेटरमिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ m के लिए आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है e raised to power d1 एंड e raised to power d2 को। इसे क्या मैं e raised to power d1 प्लस d2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली d1 प्लस d2 क्या है? d1 प्लस d2 है ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स का भी d1 प्लस d2 ही होगा। तो m का ट्रेस, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब m का ट्रेस। अगर मैं एक्सपोनेंशियल हटा देता हूँ तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। d1 प्लस d2 अब आप देखिए तो ट्रेस ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ट्रेस ऑफ m। तो एक्चुअली ये है e raised to power ट्रेस ऑफ m। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है वहां पे। e raised to power ट्रेस ऑफ m क्या हो जाएगा? m का ट्रेस यानी कि 1 प्लस 0 को ऐड करना है जो कि 1 ही होता है, तो 1 प्लस 0 का मतलब e इसका आंसर है। देखो अगर आप कैलकुलेशन कर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन से कितना लेंथी हो जाता है ये प्रॉब्लम, बट अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक लगाया तो आप लोगों ने कितना इजीली कर लिया। ये ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब आपको ये चीजें पता है कि जो आप मैट्रिक्स के साथ करेंगे वही उसके सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ भी होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैले-हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये हमारा जो थ्योरम है, ये थ्योरम ऐसे कहता है कि एवरी मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ एग्जांपल में। डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है ये थ्योरम। लेट्स से ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 1 1 एंड 2। अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं करूंगा a माइनस लेमडा आई डेटरमिनेंट। तो अगर आप देखें तो वो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 1 1 एंड इधर 2 माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट। तो मैं जो देख सकता हूँ वो ये है कि p लेमडा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लेमडा इज 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1। ठीक है, तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, इजी टर्म्स में लिख देता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 1। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए। तो हमारा जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम है ये कहता है कि ईच मैट्रिक्स satisfies its own characteristic polynomial। इसका मतलब ये p लेमडा में मैं लेमडा की जगह अगर a रख देता हूँ, मैट्रिक्स रख देता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। अब ये बताइए, यहाँ तो मैट्रिक्स है दोनों a एंड 3a मैट्रिक्स है, तो 1 एक नंबर कैसे हो सकता है? तो 1 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ मैंने आइडेंटिटी रख दिया है। वो होता तो मैं 2 इंटू आइडेंटिटी रखता, e के लिए 3 इंटू आइडेंटिटी एंड सो ऑन। तो ये हो गया सेटिस्फाई करने का मतलब ये चीज 0 आ जानी चाहिए। ये हमारे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है।
और इस स्टेटमेंट का यूज क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा एक नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल से। ओके, तो इस थ्योरम का यूज क्या है वो देख लेते हैं। ये सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि ए आपके पास है, तो आप अब कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर। लेट से आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, जो कि आप ए इंटू ए से कर लेंगे, तो यहाँ आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पर, एंड 3 टाइम्स ए की वैल्यू पुट करेंगे एंड आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा करके आप देखेंगे कि आपको जीरो ही आएगा, ये गारंटेड है कि जीरो ही आएगा। ठीक है, ये थ्योरम कहता है, ये आपको सपोज करके चलना है। तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसका जो पहला बेनिफिट है इस थ्योरम का, क्या कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं हायर पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं, मैंने लिखा था ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यहां से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस आइडेंटिटी। अगर मैं ए क्यूब कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस आई इंटू ए इज ए। ठीक है, ये आ जाएगा। इस ए स्क्वायर की जगह पे अगेन मैं यहां से वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 से। 3 टाइम्स इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर का मतलब है 3a माइनस आई, माइनस है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 9a माइनस 3i माइनस a, ये हो गया हमारे पास 8a माइनस 3i। अगर मुझे a टू पावर 4 कैलकुलेट करना है तो अगेन मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो LHS a टू पावर 4 आ जाएगा, RHS हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 3a। अगेन मैं a स्क्वायर जो है यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दूंगा। 8 टाइम्स a स्क्वायर मतलब 3a माइनस आई माइनस 3 है, सो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 24a माइनस 8i माइनस 3a। आप अगर सॉल्व कर लेते हैं 21a माइनस 8i, हमारे पास आ गया है e टू पावर 4। तो a की किसी भी पावर को आप a एंड आइडेंटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये इसका पावर है, ये इसका यूज है। तो आप एक ए टू पावर 6 आपसे पूछा है, और लेट सपोज ये तो 2x2 मैट्रिक्स था, आपको 4x4 मैट्रिक्स दिया है, तो ए टू पावर 6 निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एग्जाम में, आप बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे केलर हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है। और इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहां अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट सपोज मैंने पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये आप लोग समझ पा रहे हैं। ये जो है ए इनवर्स टाइम्स ए स्क्वायर, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, ए इनवर्स ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एंड आइडेंटिटी इंटू ए इज अगेन ए, ये इसका मतलब ए लिखा हुआ है, माइनस 3 टाइम्स ए इनवर्स टाइम्स ए इज आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स टाइम्स आइडेंटिटी इज अगेन ए इनवर्स। आइडेंटिटी से चेंज करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता है, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन से अगर मैं ए इनवर्स को सेपरेट करूं तो आप देख सकते हैं वो आ जाएगा मेरे पास 3i माइनस ए। तो मैं ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं आइडेंटिटी एंड ए के टर्म्स में। यहाँ तो ये 2x2 मैट्रिक्स था, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना प्रिफर करेंगे, और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करें इनवर्स। बट अगर ये कोई 4x4 मैट्रिक्स होता
तो ये बहुत ही इजी वे है, ये आपका बहुत ही टाइम बचा लेगा। तो ये ट्रिक्स एंड ये थ्योरम का यूज जो है आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, टेस्ट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक्स एम आपको गिवन है 2 1 1 2, which of the following represent cos pi m over 6। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको ये पूरा कैलकुलेट करके बताने की जगह मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ क्या करना है आपको, एज अ होमवर्क आप लोग इसे करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, एम मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। एम मैट्रिक्स आपके पास 2 1 1 2। लेट से आपने इसकी दो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। उनके करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आएंगे, उन्हें कॉलम की तरह रख के आप पी मैट्रिक्स बना लेंगे। इसका पहला कॉलम लेट से लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो x1 था वो है, दूसरा कॉलम जो है आपका x2 है। ये आप देख सकते हैं कि आप बना लेंगे ऐसे पी मैट्रिक्स। पी इनवर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पी आपके पास है तो पी इनवर्स कैलकुलेट करना हमें आता ही है। तो उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि cos i m over 6 का मतलब ये हुआ कि मैं लिखूं p जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा जिसके एलिमेंट्स होंगे लेमडा 1 एंड लेमडा 2, उनके साथ भी यही सेम चीज होगी। मैंने क्या किया है, cos ऑफ पाई m by 6 का मतलब आपको यहाँ पाई by 6 का मल्टीप्लाई करना है और cos भी लेना है इसका। सिमिलरली यहाँ भी पाई by 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका भी cos लेंगे। बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं डायगोनल के, डायगोनल मैट्रिक्स के, यहाँ p इनवर्स रखेंगे और ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा। You can subscribe to Edencal for CSIR, UGC NET and JAM study material prepared by India's top experienced faculties. You can also download Edencal mobile app where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.